आज हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिक्स क्लास 10 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एनसीईआरटी ये सॉल्यूशंस। और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अकाउंटेबल गवर्नमेंट ऐसे होती है फॉर्म कर सकते हैं डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारे पास एग्जामिन करने का तरीका होता है। हम जिस डिसीजन के भी थ्रू जिस प्रोसेस के भी थ्रू डिसीजंस बनाए जाते हैं हमारे लिए, उस प्रोसेस को हम एग्जामिन कर सकते हैं। एग्जामिन करने के बाद हम एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बना सकते हैं। मतलब जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है उसको हम खुद से वोट देकर इलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट करने के बाद जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट है, वो नॉर्म्स एंड जो प्रोसेस हैं उसी के अकॉर्डिंग हम गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। अपनी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इलेक्ट करते हैं। रिस्पॉन्सिव किस तरीके से होती है, तो जो भी गवर्नमेंट हम इलेक्ट करते हैं वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, यानी हमारी जो नीड्स हैं एंड जो डिमांड्स हैं उनको वो फुलफ़िल करने वाली होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब हम खुद से अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करेंगे तो वो एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट ही होगी, ताकि हम अपनी जो नीड्स एंड डिमांड्स हैं वो पूरी करवा सकें। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो डिफरेंट राइट्स के साथ हमें एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट देती है। ठीक है। व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच डेमोक्रेसीज अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज़। तो जो है ना डेमोक्रेसी, हम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी का मेजॉरिटी का रूल है, लेकिन ठीक है ये मेजॉरिटी का रूल है, लेकिन इसके साथ साथ ये तब एकोमोडेट कर पाएगी ना सोशल डाइवर्सिटीज़ को, जब इसमें माइनॉरिटीज़ की भी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाए। ठीक है। मतलब मेजॉरिटी तो रहेगी, वो मेजॉरिटी जो बेस पे रहेगी वो प्रॉब्लम के बेस पे रहेगी, ना किसी सोशल कम्युनिटी के, ना ही रिलीजन के बेस पर ये रहेगी। अगर ऐसा होता है कि सोशल कम्युनिटी और सोशल रिलीजन के बेसिस पे नहीं, बल्कि हम प्रॉब्लम से बेसिस पे मेजॉरिटी को देखें, तभी हमारी जो सोशल डाइवर्सिटीज़ हैं वो क्या हो सकती हैं, एकोमोडेट हो सकती हैं। ठीक। तो यही कंडीशंस होती है कि जो मेजॉरिटी हो, लेकिन मेजॉरिटी किसके बेसिस पे ना हो, सोशल कम्युनिटी और रिलीजन के बेसिस पे मेजॉरिटी हमें देखने के लिए ना मिले। गिव आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट और अपोज द फॉलोइंग असर्शंस। इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कैन अफोर्ड डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देना है और बताना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कैन अफोर्ड डेमोक्रेसी बट द पुअर नीड डिक्टेटरशिप टू बिकम रिच। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया है कि जो कंट्रीज़ है इंडस्ट्रियलाइज्ड, जिनके अंदर इंडस्ट्रीज़ वगैरह प्रॉपर तरीके से लग चुकी है, ठीक है, वो क्या कहते हैं कंट्रीज़, यहाँ पर डेमोक्रेसी हो सकती है, मतलब जहाँ इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगी है। लेकिन जो पुअर कंट्रीज़ हैं ना, उनको डिक्टेटरशिप चाहिए होता है रिच बनने में, मतलब तानाशाही चाहिए होती है रिच बनने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि हम एग्जांपल देखिए इंडिया और जिम्बाब्वे का, तो इंडिया और जिम्बाब्वे, तो जो इंडिया था ना वो अभी कब हुआ है, हमारा फ्रीडम कब मिली है इसको, तो ये मिली है 1947 में। वहीं जो जिम्बाब्वे था ना, और ये पहले मतलब एक पुअर कंट्री हुआ करता था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी इसने पार्ट लिया हुआ था ब्रिटिशर्स के अंडर में। तो ये तब से, लेकिन अभी क्या है, अभी की हालत देखिए तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, और वहीं क्या कहते हैं काफ़ी ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिक जो है इसकी चीज़ें वो काफ़ी ग्रो कर रही हैं। वहीं जिम्बाब्वे क्या था, पहले एक अच्छी कंट्री था, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि क्या हुआ, वो जो रॉबर्ट मुगाबे हैं उनके आने के बाद ये इसकी इकोनॉमिक जो है वो वैल्यू काफ़ी, कंडीशंस जो है वो काफ़ी गिर गई हैं। तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी कैन नॉट रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स बिटवीन डिफरेंट सिटीजन्स। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे एक्ट्स आए हुए हैं, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट ही है, ये भी इनकरेक्ट था, क्योंकि बहुत सारे एक्ट्स आए हुए हैं, जैसे रियल वेजेस एक्ट आए हुए हैं, मिनिमम वेज वाला जो है उसको किया गया था, एंड रिम्यूनरेशन एक्ट्स आए हैं, जिसमें कि क्या किया गया है ना, कि गवर्नमेंट ने प्रोसेस की है कि भाई सबको अगर इक्वल वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए क्या दो, आप इक्वल वो दो, पैसे दो, या फिर जो वेजेस है उनको दो। तो ये ऐसे कर सकते हैं, अगर डेमोक्रेसी में इतने सारे जो लॉज और एक्ट्स हैं उनके थ्रू हम इनइक्वालिटी को कम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गवर्नमेंट इन पुअर कंट्रीज शुड स्पेंड लेस ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्पेंड मोर ऑन इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी वो जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। कह रहा है गवर्नमेंट जो है ना वो पुअर कंट्रीज पे लेस, जो गरीब कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है उनको गरीबी हटाने पे और
हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे कम ध्यान देना चाहिए, उसको इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। भाई जब रहने गरीबी में रहोगे, हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, एजुकेशन नहीं होगी तुम्हारे पास, तो इंडस्ट्रीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर लगा कि कर क्या लोगे, कुछ नहीं। तो इसलिए क्या करना है कि इनको पहले ना अपनी बेसिक नीड्स पे, रोटी कपड़ा मकान जो होती है, शिक्षा वगैरह, उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इंडस्ट्रीज़ लगाने पे। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स हैव वन वोट विच मीन्स दैट देयर इज absence ऑफ एनी डोमिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये भी पूरी तरीके से इनकरेक्ट है भाई। सबके पास एक एक वोट है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि सबके पास इक्वल राइट्स हैं तो अब कोई लड़ाई नहीं करेगा। वो तो सोशल ग्रुप्स के ऊपर है, और ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन होती है कि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। बाकी सोशल ग्रुप्स होंगे तो वहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट होना ही है। तो डेमोक्रेसी में वन वोट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा अब्सेंस है किसी भी टाइप का डोमिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट का। वो हमेशा ये मतलब बहुत ही आइडियल सिचुएशन होगी जिसमें ये ख़त्म हो जाएंगे। आइडेंटिफाई द चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस। क्या चैलेंज आ सकते हैं, जितने भी नीचे डिस्क्रिप्शंस दिए हैं। और मैकेनिज्म टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन द गिवन सिचुएशन। क्या कर सकते हैं ऐसे पॉलिसीज़ के लिए। तो फॉलोइंग अ हाई कोर्ट डायरेक्टिव और टेम्पल इन ओडिशा दैट हैड सेपरेट एंट्री रूट फॉर दलित्स एंड नॉन दलित्स अलाउड एंट्री फॉर ऑल फ्रॉम द सेम ड्यूर। तो यहाँ पे क्या है ना, एक हाई कोर्ट ने आदेश दिया, उसका आदेश का पालन करना है कि कैसे ओडिशा में जो दलित है और नॉन दलित है सेम गेट से एंट्री लेंगे। तो यार ये चीज़ ना बड़ी दिक्कत होगी। उसमें चैलेंजेस क्या आएंगे, तो सारे लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देना और बिना किसी कास्ट के बेसिस पे उनको क्या करना, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज आएगा गवर्नमेंट के सामने। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सबसे बड़ा गवर्नमेंट को चैलेंज आएगा कि ये सारे जो जितने भी फार्मर्स हैं इनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवा सके, इनके लोन को माफ़ करवा सके, और लोन को माफ़ करवाने के साथ साथ इन्हें चीप कॉस्ट पे लोन प्रोवाइड भी करवा सके, ताकि ये ज़्यादा अच्छे से और इन्हें एग्रीकल्चर इरीगेशन वगैरह की सुविधा भी दे सके। तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये गवर्नमेंट के लिए, ताकि ये जो केसेस हैं इनको ख़त्म किया जा सके। Following an allegation of killing in 3 civilians in Gandwara in a fake encounter by Jammu Kashmir police। तो एक एलिगेशन लगा है कि 3 सिविलियंस को मार दिया गया गंदवारा में, और वो जो हुआ है वो फेक इनकाउंटर था। एंड इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर, तो इसके लिए एक इंक्वायरी को बुलाया गया है। ठीक है, इंक्वायरी को बुलाया गया, भाई पुलिस ने काम किया तो क्यों नहीं, मतलब ठीक है पुलिस ने जो किया वो जांच किया, वो क्यों नहीं मान लिया। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो लोग हैं ना, उनकी लॉ एंड कानून पे व्यवस्था बनाना, जो ट्रस्ट डेवलप करना है, उसे ट्रस्ट इंक्रीज़ करने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, ऐसा किया जाता है ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। जांच करवाएंगे, अगर सही होगी तो ठीक है, नहीं गलत होगी, मतलब चीज़ें सही इस तरीके से आएंगी कि हाँ पुलिस ने गलत काम किया, तो पुलिस के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा वर्क से। तो ऐसे टाइप के एक्शंस लिए जाएंगे ताकि लोगों का जो ट्रस्ट है ना वो बना रहे लॉ एंड ऑर्डर पर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इज करेक्ट। डेमोक्रेसीज हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड। तो डेमोक्रेसी ने इसमें से किसी को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया है। कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग पीपल तो वो तो चलते ही रहेंगे, उसको तो डेमोक्रेसी एलिमिनेट नहीं कर सकती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अमॉन्ग पीपल अभी भी है, ऐसा तो है नहीं कि ख़त्म हो गई है। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अबाउट हाउ मार्जिनलाइज सेक्शंस आर टू बी ट्रीटेड। तो यहाँ पे क्या है कि ओपिनियन कैसे सेक्शंस को ट्रीट किया जाए, तो ये सबके ओपिनियन भी अभी अभी अलग ही हैं। कोई ऐसा नहीं कि सबके किसी के ख़त्म हो गए कि हाँ ऐसे ही करना चाहिए। तो द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, हाँ तो ये ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। सबके पास एक एक वोट है ना, और सबको पॉलिटिकल राइट्स हैं। कोई भी पब्लिक ऑफिशियल्स हैं या फिर कहीं भी हैं तो वो वहाँ पर एक्सेस ले सकते हैं। तो इस तरीके की पॉलिटिकल जो इनइक्वालिटी थी वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई। पॉलिटिकल इक्वालिटी सबको मिल चुकी है। फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ असेसिंग डेमोक्रेसी विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट डेमोक्रेसीज नीड टू बी इंश्योर। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेसी में, बात सही है। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल ये भी मेंटेन रहती है, बात सही है। मेजॉरिटी रूल ना 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 मेजॉरिटी रूल नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे मेजॉरिटी प्लस माइनॉरिटी रूल होता है। और जब मेजॉरिटी रूल होता भी है तो वो किसी सोशल कम्युनिटी या सोशल रिलीजन के बीच में नहीं होता है। ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ, हाँ सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। स्टडीज पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटीज इन डेमोक्रेसीज तो दैट
पॉलिटिकल और सोशल इनइक्वालिटीज़ पढ़ने पे ये सोच सकते हैं, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट गो टुगेदर, इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसीज। तो यहाँ पे बोला क्या है, इनइक्वालिटीज़ इन डेमोक्रेसी, सोशल इनइक्वालिटीज़, पॉलिटिकल एंड सोशल इनएक्टिविटी। नहीं, बिल्कुल नहीं, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट गो टुगेदर, ना ना नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनइक्वालिटीज़ डू नॉट एग्जिस्ट अंडर डिक्टेटरशिप, ऐसा भी नहीं है, सब जगह इनइक्वालिटी होती है। डिक्टेटरशिप इज़ बेटर दैन डेमोक्रेसी, ये तो हम बिल्कुल कह ही नहीं सकते हैं। तो इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी, हाँ भाई, यहाँ पे इनइक्वालिटी हो सकती है, ऐसा नहीं कि हर जगह जो चीज़ें हैं वो एकदम प्रॉपर चले, इक्वल के साथ चले। और यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे एक और पैसेज आ जाता है, रीड द पैसेज गिवन बिलो। नन्नू इज़ अ डेली वेज अर्नर, नन्नू एक डेली वेज कमाता है अपना, डेली जो वेतन है वो कमाता है अपना। और ही लिव्स इन वेलकम मजदूर कॉलोनी, वेलकम मजदूर कॉलोनी में काम करता है। स्लम हैबिटेशन है, गरीब जगह पे रहता है। ही लॉस्ट हिज राशन कार्ड एंड अप्लाइड फॉर डुप्लीकेट, उसने अपना राशन कार्ड खो दिया है और अब उसने डुप्लीकेट के लिए अप्लाई किया जनवरी 2004 में। और बहुत बार ये लोकल फूड एंड सप्लाईज ऑफिस के में ये अभी राउंड में मार पाया है। फॉर द नेक्स्ट 3 months, अगले 3 महीने तक, बट द क्लर्क्स एंड ऑफिशियल्स वुड नॉट इवन लुक एट हिम, लेकिन जो क्लर्क और ऑफिशियल्स हैं उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। लीव अलोन टू डू हिज जॉब और वेदर टू टेल हिम द स्टेटस ऑफ हिज अप्लीकेशन, तो फिर अकेले छोड़ देता था, ये कभी वो ब्रदर को बताता था कि उसकी स्टेटस क्या है एप्लीकेशन के लिए। अल्टीमेटली ही फिल्ड एन एप्लीकेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, फिर अब क्या किया उसने, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू एक फाइल भर दी, एक मतलब एप्लीकेशन फिल कर दिया। और इसमें पूछा कि बताओ डेली प्रोग्रेस क्या हो रही है इस एप्लीकेशन पे जो मैंने दिया है, क्या ऑफिशियल्स हैं और क्या कहते हैं, अगर इसमें कौन क्या काम चल रहा है, कौन काम कर रहा है, और व्हाट एक्शन वुड बी टेकिंग अगेंस्ट द ऑफिशियल्स फॉर द इनएक्शन, और क्या एक्शंस लिए जाएंगे अगर जो ऑफिशियल्स हैं वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो विद इन अ वीक ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ही वॉज विजिटेड बाई एन इंस्पेक्टर फ्रॉम द फूड डिपार्टमेंट, और लगभग एक हफ्ते के अंदर ही जैसे कि उसने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट फॉर्म फिल किया, एक इंस्पेक्टर उन्हें विजिट किया, हु इन्फॉर्म्ड हिम दैट द कार्ड हैड बीन मेड एंड ही कुड कलेक्ट इट फ्रॉम द ऑफिस, और उसने इन्फॉर्म किया कि जो आपका कार्ड है वो बन गया है। व्हेन नन्नू वेंट टू कलेक्ट हिज कार्ड, तो उन्होंने कहा था कि कार्ड बन गया, ऑफिस से कलेक्ट कर लो, ले लो आके। तो जब नन्नू अपना कार्ड लेने जाता है दूसरे दिन, ही वॉज गिवन अ वेरी वार्ड ट्रीटमेंट बाय द फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, तो उसको जो फूड एंड सप्लाई ऑफिसर हैं बहुत ही कायदे से अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। हु इज़ द हेड ऑफ अ सर्कल, तो जो कि क्या थे वहाँ के हेड ऑफ द सर्कल थे, द FSO ऑफ फूड सप्लाई ऑफिसर जो था उसने उनको टी दिया और उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई जो अपना एप्लीकेशन है RDI वाला वो हटा लो, क्योंकि उसका जो काम है ना वो ऑलरेडी डन हो चुका है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो नन्नू था ना वो नन्नू से हीरो बन गया था, नन्नू बना हीरो। तो ये शो करता है ना कि जो हमारी गवर्नमेंट है बहुत ही लेजिटिमेट है और बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। मतलब जैसे ही हमने RTI फाइल किया तो उस पर तुरंत हमें रिस्पॉन्स मिला, इसलिए रिस्पॉन्सिव थी, अकाउंटेबल इसलिए थी क्योंकि हमने एग्जामिन करने के लिए हमारे पास राइट था, हम उसे एग्जामिन कर पाए कि कैसे प्रोसेस कितने दिन में होगी, क्या होगा। और फिर लेजिटिमेट ये थी कि काम जो प्रोसेस था वो नॉर्म्स और प्रोसीजर के थ्रू ही क्या हुआ, बन के तैयार हुआ। तो ये हमारी डेमोक्रेसी को शो कर रही है और ये भी शो कर रही है कि कभी कभी व्हाट इम्पैक्ट डिड नन्नू एक्शंस हैव ऑन ऑफिशियल्स, जो इम्पैक्ट था नन्नू का वो अच्छा पड़ा ऑफिशियल्स के ऊपर। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं हमारी डेमोक्रेसीज़ में, उनको विज़िट करने का जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। लेकिन अब हमारे पास ऐसे ऐसे एक्ट्स आ गए हैं, ऐसे ऐसे लॉज आ गए हैं, ऐसे ऐसे नियम आ गए हैं कि जो लोग हैं यानी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो हमारी बात सुनने के लिए एकदम बाध्य है। मतलब उन्हें हमारी बातें सुननी ही सुननी है थ्रू द लॉज एंड ऑर्डर एंड द नॉर्म्स एंड द प्रोसीजर्स। हम भी कोई दबंगई नहीं कर सकते, ना ही कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या कोई ऐसा इंसान जो पावर में है वो भी कोई भी इस तरीके की हरकतें नहीं कर सकता है। एंड हम लोग अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि पहले नन्नू गया तो उसकी डिग्निटी पे सवाल खड़े हो रहे थे, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, बट आफ्टर द फाइलिंग द RTI एप्लीकेशन सब लोग उसको बहुत ही प्यार से बुला के ले जाते हैं, उसका काम भी करते हैं और उसे टी भी ऑफर करते हैं।
सो होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।